नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के शासनाध्यक्ष। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 9 और 10 तारीख के लिए दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित। राष्ट्रपति भवन में आज नहीं होगा चेंज ऑफ गार्ड समारोह। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी समेत एनडीए नेताओं के बीच आज भी चलेगा बैठकों का दौर। कांग्रेस कार्य समिति करेगी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग पर विचार। समाजवादी पार्टी और तृणमूल संसदीय दल की बैठक भी। हैदराबाद में रामोजी ग्रुप और फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को अंतिम श्रद्धांजलि देने का सिलसिला। भावुक हुए प्रधानमंत्री। कहा, भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर छोड़ी अमिट छाप। तेलंगाना सरकार राजकीय सम्मान के साथ करेगी अंतिम संस्कार। दिल्ली के नरेला में गैस लीक होने से फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के झुलसने की सूचना। ये आग आज तड़के सुबह 3:30 बजे लगी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर। उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर इलाके लू की चपेट में। वहीं आज महाराष्ट्र में हो सकती है मानसून की एंट्री। दक्षिण के हिस्सों में बारिश के आसार। और टी20 विश्व कप में आज बड़े उलटफेर। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से मात देकर हासिल की लगातार दूसरी जीत। बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हराया। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान होगी। कल 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 और 2019 के बाद अब फिर अगले 5 साल के लिए मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की ये यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली में देश और विदेश से आने वाले तमाम वीवीआईपी मेहमान इकट्ठा होने वाले हैं। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया और निषेधाज्ञा लागू की है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, UAVs, UASs, माइक्रोलाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म्स की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, NSG कमांडोज, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। तमाम बड़े होटल्स को भी सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। राष्ट्रपति भवन में आज चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। 15 और 22 जून को भी ये समारोह नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के कारण ये फैसला लिया गया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति से ये जानकारी प्राप्त हुई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में हर शनिवार को रस्मी गार्डों की अदला बदली का समारोह आयोजित किया जाता है। चेंज ऑफ गार्ड एक पुरानी सैन्य परंपरा है
जिसमें राष्ट्रपति भवन के गार्ड समय समय पर बदले जाते हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए जाने की तस्वीर साझा की है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को दही चीनी खिलाकर उन्हें उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। तेलंगाना सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। वहीं रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म का मुगल कहा जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और इनाडू तेलुगु अखबार भी आता है और कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों का बनाने का श्रेय रामोजी राव को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि रामोजी राव गारू का निधन बेहद दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांतियां लेकर आए। वो उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं। भारत के विकास के लिए रामोजी राव गारू को जुनून था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने का अवसर मिला। मैं उनके परिवार, दोस्तों, अनगिनत प्रशंसकों के प्रति इस कठिन समय में संवेदना व्यक्त करता हूं। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी है। फिल्म निदेशक एस राजामौली, संगीतकार MM कीरावनी सहित कई हस्तियों ने हैदराबाद फिल्म सिटी में इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को अंतिम श्रद्धांजलि दी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई है। आज सुबह ये बैठक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय में होगी। कहा जा रहा है कि आज की बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन होना है। कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल हुई, जो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हो चुकी है। पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। इस अहम विषय पर भी बैठक में चर्चा होगी। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के सभी सांसदों और उम्मीदवारों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर और सबके श्री अखिलेश अयोध्या के अवधेश के नारे के साथ पोस्टर लगाए गए। यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर विजय हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस की नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम कोलकाता में अपने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करेंगी। 2019 में बंगाल की 42 सीट में से तृणमूल ने 22 सीट जीती और इस बार ये संख्या बढ़कर 29 हुई। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक आज पार्टी में इसके नतीजों पर विश्लेषण किया जा सकता है। बैठक में पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से भारी मतों से अभिषेक बैनर्जी ने जीत हासिल की है। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एन चंद्रबाबू नायडू अपने सलाहकारों द्वारा तय शुभ समय सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली IT पार्क में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल S
अब्दुल नजीर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के नेता शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि एन चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे या नहीं। टीडीपी, जनसेना, बीजेपी गठबंधन ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है। नवनिर्वाचित सांसद अनीता सिंह चौहान स्वयं सहायता समूह के जरिए कार्य कर रही महिलाओं के लिए नई योजनाएं बनाने पर कार्य करेंगी। आपको बताएं कि भाजपा सांसद अनीता सिंह चौहान ने रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को हराया है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया को हराकर पहली बार संसद में पहुंची हैं अनीता सिंह चौहान हमारे साथ हैं। पहली बार आप सांसद बनी, कैसा लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल मेरे लिए नया है। मैं अभी गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ पर मैं पूछ के जा रही थी। हालांकि वहाँ पर सब गाइड कर रहे थे, उस हिसाब से मैं कर रही थी, लेकिन मेरे लिए नया है। दिल्ली भी मैं 1-2 बार आई हूँ, लेकिन बिल्कुल नया है ये सब और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पार्टी को धन्यवाद करती हूँ, संगठन के जो लोग हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी, जेपी नड्डा जी, आदरणीय वीडी भाई साहब, डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी मतलब इस लायक समझा उन्होंने और मुझे प्रत्याशी बनाया और मैं जीत कर भी आई। आप जिस क्षेत्र से आती हैं, रतलाम लोकसभा सीट, झाबुआ लोकसभा सीट से, वहाँ पर एक बहुत सारी कई समस्याएं वहाँ पर है। क्या सोचती हैं किस तरीके से काम करेंगी वहाँ पर, और कैसे, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी समाज वहाँ पर बड़ी संख्या में है? बिल्कुल, हम 2 तारीख को टिकट हुआ था, 2 मार्च को, और 3 तारीख से लगातार हम जनसंपर्क कर रहे थे। माता बहनों, सभी माता भाई बहनों से मिल रहे थे और जो बाहर जाकर काम करते हैं उनसे भी मिले हम, और सभी ने अपनी छोटी छोटी समस्याएं रखी। हमने उसको सूचीबद्ध किया और प्राथमिकता से, अभी चुनाव हो गया है, परिणाम भी आ गया है, हम उसको प्राथमिकता के साथ पूरा कराएंगे। उनकी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं। और जनकल्याणकारी योजनाएं जितनी भी है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की और शिवराज सिंह जी जिनने जो लाडली बहना योजना शुरू करवाई थी, उसका फ़ायदा भी इस चुनाव में मिला। और जो आदरणीय मोदी जी जो गैस चूल्हा दिया है, प्रधानमंत्री आवास दिया है, तो ऐसे कई जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र शासन की और प्रदेश शासन की, उसके माध्यम से सभी की पूर्ति हो रही है। लेकिन छोटे छोटे काम है जो मुझे करना है। जी, आप एक महिला हैं और जिस तरीके से महिलाओं को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और महिलाओं से जुड़ी समस्याएं आपको कौन सी लगती है कि जिसको लेकर आप काम करने की आवश्यकता है, खासतौर पे आपके संसदीय क्षेत्र में? हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि लखपति दीदी बनाएंगे। तो हमारे यहाँ जितनी भी बहनें हैं अधिकतर खेती करती हैं, समूह के माध्यम से अलग अलग काम करती हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन बहनों को कुछ न कुछ ऐसा काम करा के दूं कि वो अपने जीवन यापन कर सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। बात हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की, जहां के धार से भाजपा नेता सावित्री ठाकुर ने बम्पर वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल को 2 लाख से अधिक वोटों से हराकर वो दूसरी बार संसद पहुंची हैं। सावित्री ठाकुर से बात की है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 29 में से 29 लोकसभा में क्लीन स्वीप किया है और इसमें से धार लोकसभा भी शामिल है। धार लोकसभा से सावित्री ठाकुर हमारे साथ हैं। एनडीए की बैठक हुई, वहाँ पर भी आप थीं। क्या लगा आपको, किस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल में जो काम किए हैं वो बड़े सराहनीय हैं और जनता ने स्वीकार किया है कि मोदी जी आगे भी, और हमारा सपना है कि इस देश को 2047 तक विकसित बनाने का वो पूरा होगा। और उसी पे भारतीय जनता पार्टी जो आज काम किया है, और आज हम पूर्ण बहुमत 29 की 29 सीटें आई है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जो नीचे लेवल पर जो योजनाएं हितग्राहियों ने और महिलाओं ने जो वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50% का आरक्षण जो पंचायत इकाई से लेके उन आरक्षण दे रखा है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी बंधन बिल पास करके
और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी वहाँ पर विकास को लेकर, और किस तरीके से कुछ खाका तैयार किया आपने आगामी 5 सालों के लिए विकास को लेकर? मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बड़ी गति से काम चल रहा है। रेलवे का जहाँ तक कि मनमोहन सिंह सरकार थी जब उन्होंने करा था शिलान्यास में थी, अभी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी वह आने वाली है। दूसरा, हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रहे हैं, और अभी मैंने जैसे बड़ा जिला होने के कारण तो हम एक केंद्रीय पिछली बार मैंने दिया था, पर कुछ सरकारी जानकारियों की कमी के कारण वो नहीं हो पाया। इस बार हम पूरी तरह से उसको कराएंगे। 29 में से 29 सीटें जो है पहली बार बीजेपी मध्य प्रदेश से जीत कर आई है, और धार लोकसभा सीट की बात करें तो विधानसभा में अलग परिणाम थे, लोकसभा में बिल्कुल अलग परिणाम आए हैं। किस तरह देख रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव राष्ट्रहित देश हित के चुनाव होते हैं, और इसमें हम लोगों के मोदी जी विश्व के नेता है और मोदी जी को पूरे मानते हैं लोग, और इसलिए मैं मानती हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत स्थानीय मुद्दे होते होंगे जो इस बार मैं दूसरी बार की सांसद हूँ, सब जानते हैं। और कार्यकर्ता, लोकसभा चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं, और जनता ने इस बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। धार में ही भोजशाला है जो कि एक मुद्दा बना हुआ है, उसको किस तरह देखती हैं आप? क्या उसका कुछ निराकरण हो पाएगा, उसका सॉल्यूशन निकलेगा? बहुत सारा निराकरण हो चुका है। अभी आर्कियोलॉजी टीम गई है, उन्होंने सर्वे किया है कि भोजशाला जो वहाँ थी पहले वो कुछ उनका वो था, और आज कोर्ट में हमारा वो लगा है, और कोर्ट का डिसीजन बहुत जल्दी आने वाला है, और जल्दी डिसीजन आके हम उसका पूरा करेंगे। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसे हमारे साथ है मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट से सांसद सावित्री ठाकुर। जीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। DD न्यूज़, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है, और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। वृक्षा सत्पुरुषाइव भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। यजुर्वेद के कितने ही मंत्र हैं जिनमें वनस्पतियां कैसे पोषित, पल्लवित और विकसित होकर आयुर्वेद के रूप में मिलता है, और ऋषियों का संपूर्ण ध्यान वृक्षों के साथ चला जाता है। जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। नए दिन की करें शुरुआत
भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए नारायणपुर डीआरजी के 3 जवानों को गोबैर इलाके से एयरलिफ्ट किया गया। कल दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 8 लाख रुपए का इनामी एक एरिया कमांडर भी शामिल था। मौके से मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद कर लिए गए। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली घायल भी हुए हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हुई है और 6 बुरी तरह से झुलस गए। आनन फानन में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 14 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने की सूचना तड़के करीब 3:38 पर मिली थी। नोएडा के सेक्टर 113 इलाके में एक कार में भीषण आग लगी। ये घटना नोएडा के सेक्टर 113 स्थित एफएनजी रोड पर रात में हुई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे। रात की खबर है कि आग बुझ चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 8 में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं बिल्डिंग में फंसे सभी लोग सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकाल लिए गए। फायर स्टेशन के अधिकारी सुमित प्रताप सिंह ने कहा, बिल्डिंग की आग काफी तेज थी। हमें सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर में सीएनजी पेट्रोल पंप के पास पार्किंग नंबर 8 के पास एक बिल्डिंग की ऑफिस में आग लगी हुई है, जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। फायर स्टेशन सरोनी नगर से 3 फायर टेंडर, फायर स्टेशन आलमबाग से 2 फायर टेंडर रवाना हुए। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में आग लगी हुई है, जो बहुत विकराल रूप से फैली हुई थी। ऊपर कुछ लोग फंसे हुए थे। बिल्डिंग में अंदर अप्रोच किया गया, जितना भी बिल्डिंग में धुआं भरा गया था, शीशे तोड़ के पूरा धुआं बाहर बिल्डिंग से निकाला गया। फिर उसके बाद में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फायर सर्विस की टीम की वहाँ के लोगों ने बहुत तारीफ भी की इस चीज की। दिल्ली में जल संकट की समस्या जस की तस बनी हुई है। टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी की ज़रूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा से और पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल से मिले पानी से पूरी करती है। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत है ही नहीं और दिल्ली जल बोर्ड को हर दिन पानी की किल्लत के बीच दिल्ली वासियों को जल आपूर्ति करनी पड़ रही है। शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा हुआ। 5 बच्चे बूढ़ी गंडक नदी में डूब गए। इनमें से 2 बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचाया, लेकिन इस हादसे में 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एसडीआरएफ की मदद से इन 3 बच्चों के शव नदी से निकाले गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौसम में एक और जहां लगातार तल्खी बनी है, वहीं मानसून के आगे बढ़ने की खबर राहत पहुंचा रही है। मौसम विभाग की ओर से आ रही खबरों के अनुसार मानसून मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका। अगले 24 घंटों में मुंबई और आसपास के इलाकों में गरज बरस के साथ बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बनी है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों और पंजाब के साथ साथ हरियाणा में कई जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
मानसून के आगे बढ़ने की खबरों के बीच उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी लोग हीट वेव से बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो ये स्थिति अभी कुछ और दिनों तक बनी रहेगी। आने वाले 4 से 5 दिन में दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम आंतरिक इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री बने रहने का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के साथ ही झारखंड में 11 जून तक, बिहार में 10 जून, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा में 11 जून तक हीट वेव चलने की चेतावनी दी है। आईएमए के 154वें रेगुलर और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी के कैडेट्स चेस्टवुड ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई। भारतीय सैन्य अकेडमी के 355 कैडेट्स आज शपथ लेकर भारतीय सेना में अफसर बनेंगे। साथ ही मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी आज पास आउट हुए। उत्तरी कमान के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचिंद्र कुमार पासिंग आउट परेड में शामिल हुए, जबकि आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी परेड में मौजूद हैं। 355 भारतीय कैडेट सेना के अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा के लिए जाएंगे। पासिंग आउट परेड कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प की यात्रा का प्रतीक है। आज विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों के महत्व और समुद्री संस्थानों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दरअसल पिछले कई सालों से दुनिया भर में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, जिसकी वजह से महासागर भी वंचित नहीं। विश्व महासागर दिवस महासागरों के अंधाधुंध दोहन और संरक्षण के स्थायी समाधान को खोजने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। वैश्विक स्तर पर महासागर दिवस मनाने की पहली बार 1992 में कनाडा सरकार द्वारा ब्राजील के रियो डो जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई। इस प्रस्ताव को प्रतिनिधियों द्वारा काफी समर्थन और प्रशंसा मिली। समुद्रों के संरक्षण को देखते हुए 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाने के लिए एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद हर साल विश्व महासागर। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।